हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट की प्रिपरेशन करते हुए मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम डे के दिन मिस्टेक्स हो उससे बेहतर है कि एग्जाम से पहले जितनी गलतियां हो सके हो जाए, ताकि ये गलतियां हम लोग अपने एग्जाम डे के दिन ना दोहराए और जो भी हमारा टारगेटेड स्कोर है नीट के लिए वो हम अचीव कर पाएं। देखो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने के दो सबसे बेहतरीन तरीके हैं। पहला, आप जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका रहता है कि आप लोग मॉक टेस्ट दें, चाहे वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट देना नीट की प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर जब आपके एग्जाम के लिए मुश्किल से 2 या 3 महीने बचे हुए हों, जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लस जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया है तो किस तरीके से आप खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करें, ताकि वो मिस्टेक्स अगला मॉक टेस्ट देते हुए बिल्कुल भी रिपीट ना हो। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं बात करती हूँ कि आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आप लोगों ने कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों के पास मॉक टेस्ट पेपर आता है तो एक लिमिटेड टाइम स्लॉट आप लोगों को दिया जाता है कि इतने टाइम में आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर आप लोगों को तो टाइम मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप लोग अपनी पेड टेस्ट सीरीज के जरिए अपने मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी हुई है या फिर कोई पेड मॉक टेस्ट ऑनलाइन परचेज नहीं करे हुए हैं, उन बच्चों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठे तो मेक श्योर आप लोग खुद के लिए एक लिमिटेड टाइम स्लॉट बना रहे हो। मेरे हिसाब से जब आप बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देते हो, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने की सोची है और आप लोग बायोलॉजी का किसी चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोग 90 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ कि मुझे 90 क्वेश्चंस करने हैं और ये 90 क्वेश्चंस मुझे कितने टाइम में करने हैं। 90 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम 45 मिनट्स में मेरे 90 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस divided by 2 will be the maximum time I'll take for solving these particular number of questions। 90 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 45 मिनट्स लगने चाहिए। उसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री के जब आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप लोग फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस का स्लॉट बनाएंगे और उस 45 क्वेश्चंस को करने के लिए मैक्सिमम आप लोग 1 घंटा 15 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में, क्योंकि नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो केमिस्ट्री के जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो 45 क्वेश्चंस का ग्रुप बनाएंगे और उन 45 क्वेश्चंस को कोशिश करो कि 45 to 50 मिनट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से लिमिटेड टाइम स्लॉट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आप लोग अपने लिए मॉक टेस्ट डिजाइन करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने कोई मॉक टेस्ट की बुक परचेज नहीं करी है तो आप लोगों को एक बुक भी सजेस्ट कर रही हूँ। दिशा पब्लिकेशंस की NTA नीट 101 स्पीड टेस्ट नाम से एक मॉक टेस्ट की बुक आती है, जिसके अंदर आप लोगों को नीट कंप्लीट सिलेबस से 96 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, 3 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्लस 2 full syllabus mock test based on the latest paper pattern of NEET exam, section A section B paper pattern based आपको full syllabus mock test भी मिल जाएंगे with detailed error free solution। इस बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको बस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चाहिए, तो दिशा पब्लिकेशंस की ही सुपर 10 मॉक टेस्ट नाम से एक बुक आती है, जिसके अंदर आप लोगों को नीट कंप्लीट सिलेबस से 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे विद डिटेल्ड एंड एरर फ्री सोल्यूशन। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की जरूरत है तो ये बुक परचेज करिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप लोग ये छोटी वाली बुक यूज कर सकते हैं। तो ये था मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। सबसे पहली चीज, जब आपका मॉक टेस्ट आपने दे दिया हो, देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो टॉपिक्स अभी आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को अब जरा दोबारा सॉल्व करके देखो, बिना उनका सोल्यूशन चेक करे हुए दोबारा एक बार उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में जब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं तो प्रेशर में आके कई बार हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब आपका मॉक टेस्ट देने का वो टाइम खत्म हो जाए, अब एक बार वापस से पेपर उठाओ और देखो कि क्या अभी भी मुझसे ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं यानी कि अभी मेरे वो टॉपिक्स वीक है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर आपके अब क्वेश्चंस बन पा रहे हैं यानी कि वो टाइम का प्रेशर की वजह से आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया था, अदरवाइज उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देने के बाद ये चीज एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए, यानी कि मेरे कितने टॉपिक्स पर कमांड अच्छी है और कितने टॉपिक्स अभी ऐसे हैं जहां पर मुझे वर्क करने की जरूरत है। आपके मॉक टेस्ट देते हुए कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर आपने तुक्का मारा, गेस वर्क किया और उसकी
उसकी वजह से आपका क्वेश्चन सही चले गया। उन क्वेश्चंस के आगे ब्रैकेट में गेस वर्क लिख दो या फिर कैपिटल लेटर में जी लिख सकते हो कि भाई ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने गेस वर्क की वजह से, तुक्के की वजह से सही कर दिए। तुक्के की वजह से सही करे हैं यानी कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी कंसेप्ट अभी हिला हुआ है, अभी इन टॉपिक्स को रिवाइज करना बाकी है। कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस में 1.5 से 2 घंटे या फिर हो सकता है 3 घंटे भी लग जाएं। अगर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करने का भी आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मिस्टेक्स हम लोग एग्जाम डे के दिन करें। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हर 15 दिन में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, जिस दिन आप जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मिस्टेक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आपकी मिस्टेक्स है, जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को अपने मिस्टेक कॉपी में लिखते जाओ और उस मिस्टेक कॉपी के एनालिसिस के थ्रू पता करते जाओ कि किन टॉपिक्स पर अभी वर्क करने की मुझे जरूरत है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए मुझसे क्या क्या गलतियां होती है, मैं नर्वस हो जाता हूं, प्रेशर में आके क्वेश्चंस भूल जाता हूं, डेरिवेशन फॉर्मूले सब कुछ गायब हो जाते हैं। किन किन चीजों पर आपको वर्क करने की जरूरत है अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखते चले जाओ। कुछ और पॉइंट जिनका आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग मॉक टेस्ट दे चुके हो बच्चों, किन क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया उसके आगे सी लिखो, जिनको गेस वर्क की वजह से करेक्ट किया उसके आगे जी लिखो, सिली मिस्टेक्स की वजह से जो क्वेश्चंस खराब हो गए उसके आगे एसएम लिखो। हर मॉक टेस्ट देते हुए क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लो। जिन क्वेश्चंस को आपने गेस वर्क की वजह से सही किया है उनमें खुद को मार्क्स मत दो, क्योंकि गेस वर्क हमेशा काम करे जरूरी नहीं है। और आपके केस में तो गेस वर्क बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, क्योंकि आपके केस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक गलत आंसर आपकी रैंक यहां से यहां गिरा सकता है। तो गेस वर्क की वजह से जो क्वेश्चन सही हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको आता था, वो तुक्के से सही चले गया है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिली मिस्टेक और कंसेप्चुअल मिस्टेक में आपको फर्क पता हो। सिली मिस्टेक होती है कि ओएमआर शीट में मैंने बबल गलत फिल कर दिया, या फिर मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 23 था लेकिन ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 24 के रीड कर दिए, रीडिंग में मिस्टेक आ गई। ये होती है सिली मिस्टेक। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैंने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिया था लेकिन 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने कंफ्यूजन की वजह से गलत आंसर मार्क कर दिया। कंफ्यूजन की वजह से गलत आंसर मार्क किया है तो वो आपकी सिली मिस्टेक नहीं थी, वो मिस्टेक थी कि आपके कंसेप्ट वीक थे। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक और सिली मिस्टेक एक चीज नहीं है। सिली मिस्टेक आपकी लापरवाही की वजह से होती है और कंसेप्चुअल मिस्टेक इसलिए होती है कि आपका वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। तो मेक श्योर कि कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को भी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जिन टॉपिक से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। जब आप लोग अपने मॉक टेस्ट में 600+ स्कोर करने लग जाओ, तब कहीं ना कहीं थोड़ा अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, अब कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। लेकिन उन टॉपिक्स को लेकर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, उनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है। और जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं हो पाए हैं उनसे रिलेटेड जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाना है। मॉक टेस्ट देने के बाद क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना मत भूलना कि कौन सा क्वेश्चन मेरा करेक्ट गया, कौन सा इनकरेक्ट हुआ, और इनकरेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, गेस वर्क की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन इनकरेक्ट गया। जब मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि खुद को यह समझाना है कि अभी क्वेश्चन गलत गया है, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ूंगा, इससे रिलेटेड टॉपिक अच्छे से पढ़ूंगा, ताकि यही क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जब नीट में आए तो मुझसे गलती ना हो पाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं। 25,000+ क्वेश्चंस आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे कनेक्टेड हैं। खूब सारे बायोलॉजी के फ्री क्वेश्चंस मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।